नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशन के एक और शानदार वीडियो में। तो आज हम लोग अपने 200 सवालों को कंप्लीट कर लेंगे और आपका टास्क है, कल संडे है, ये सारे के सारे 200 क्वेश्चंस का आपको रिवीजन लगाना है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, बस आपको रिवीजन करते हुए जाना। 1.25 या 1.5 स्पीड पे लगा के देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा करता है। यानी हु कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन विच रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत इन स्टेट। ठीक है, जैसे एक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में, ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसका आर्टिकल है 243I, है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का 243I। इसकी स्थापना हुई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, याद रखना ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। हर 5 साल में इसको जो है गवर्नर स्टैब्लिश करता है, यानी गवर्नर अपॉइंट करता है। कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, केंद्र की बात करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 280 आर्टिकल में उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल एंड। देखो, भारत में जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। जब भी बात आती है ना पार्लियामेंट की, तो वहाँ बात आती है लोकसभा की, राज्यसभा की और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की। यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है क्या? संसद। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके रूप में वर्णित किया है? B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब DPSP एज अ नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेड लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी B.R. अम्बेडकर जी ने DPSP को बोला है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता या नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत शानदार चीज़ें दी हैं। आर्टिकल 36 से 51 में है DPSP, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई वेलफेयर स्टेट्स के बारे में बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है कि महिला हो या पुरुष, अगर समान कार्य करा समान वेतन मिले, फ्री लीगल एड मिले गरीबों को, है ना, विधिक सहायता जिसको बोला जाता है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, पीस की बात करता है। यानी एक आदर्शवादी जो चीज़ें होती वो सब इसमें दिया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो बहुत ही आसान है भाई। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे UPPSC, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई। फाइनेंस कमीशन भी अभी बताया ना, स्टेट का हो या आपका सेंटर का, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भाई? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे भाई? KVP सुंदरम, OP रावत, नरेंद्र सिंह या सुकुमार सेन? तो याद रखिएगा भाई, सुकुमार सेन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। आपके लिए सवाल है, प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेजेंट के हैं ये कौन है? अब अगला कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कितने शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये पूछा गया है, देखिए, है ना। तो भारतीय संविधान देखिए 25 पार्ट हैं और शेड्यूल पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं ना। अब कितने हो गए? 12। जैसे 9 शेड्यूल है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा था 1951 में, अगर आपको याद हो। इसमें जो ज़मीन है, लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डाला गया है। ठीक है, लैंड लॉज वगैरह हैं। 10वें में दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड कर दिया था, दल बदल कानून जो है। 11 शेड्यूल में अनुसूचियाँ जो है पंचायत से संबंधित डाली गई हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। फिर 12 शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, जिसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करा था, है ना। तो यहाँ पे कितने शेड्यूल हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक एन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है? आर्टिकल 143। इससे संविधान मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे एडवाइस ले सकता है, पर हाँ, वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट देगा कि वो माननी ही माननी है, ऐसा नहीं होगा, है ना। आर्टिकल 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित ये आर्टिकल है, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद है भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज डिक्लेयर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वहीं आर्टिकल 15 ये क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, यानी भेदभाव को। किस किस ग्राउंड पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? धर्म के आधार पर, यानी रिलीजन के आधार पर, और रेस यानी कलर के आधार पर, गोरा काला, रिलीजन, रेस, कास्ट, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर यानी लड़का लड़की के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, है ना। कि अब जैसे देखते हो ना भेदभाव, ए मराठी हिंदी बोल, ए बिहारी मराठी बोल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 17 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, यानी अवसर की समानता, सबको बराबर मिलेगी, चाहे कोई भी हो, भारत में सभी लोगों को सरकारी नौकरी में समानता मिलती। 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता से संबंधित है। दोस्तों आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारा कोर्स भी चल रहा है, आपको मैं बता दूं। 99 में आप पूरी तैयारी यूपीएसआई की कर लेंगे, कांस्टेबल, होमगार्ड, एनटीपीसी सबके कोर्सेज चल रहे हैं, बढ़िया नोट्स उसमें आपको मिलेंगे हैंड रिटन। बस उतना ही आपको पढ़ना होगा, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई समस्या इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब अगले में कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज इन द केस ऑफ, यानी अनुच्छेद 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता को चुनौती किस मामले में दी गई थी? तो डायरेक्ट फैक्ट है, ये याद रखना, ये केस आपको वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1981 में हुआ था, इसमें दी गई थी। ठीक है, वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट enlist the situation where the exercise of power under article 356 could be proper or improper? तो ये किस केस में हुआ था? अब ये देखिए आया था किस में? ये आया था एसआर बोमाई केस में। किस में आया था? एसआर बोमाई केस में। एक्चुअली इसमें क्या था, ये मिसयूज़ को बचाता है कि नहीं, कि केंद्र जहाँ चाहे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे। भाई 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल ही तो है ना। तो ये जो जजमेंट था, ये प्रेसिडेंट रूल्स जो जहाँ चाहे इम्पोज कर दो, ऑटोक्रेसी एक तरह से, उसको रोकने के लिए था। चलिए अगला देखते हैं, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में जाना जाता है? विच बॉडी इज विजुअलाइज एज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, संविधान में, यानी संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में जानते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग या भारत का कर्मचारी चयन आयोग? बहुत ही आसान है, वन एंड ओनली यूपीएससी को, है ना। मेरिट सिस्टम जो है यूपीएससी में, जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं उनको देखने के लिए वॉचडॉग बोला जाता है इनको। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? मतलब कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या होगा किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की, है ना। तो ये हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं कि मैक्स जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 500 होनी चाहिए, और मिनिमम किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए, कम से कम 60। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि सबसे कम विधायक कहाँ पे हैं भाई, किस राज्य में, तो सिक्किम में देखने को मिलेंगे, मात्र 32 विधायक आपको देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेटिव मेंबर 32 है ना। गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 है, जो 60 से भी कम है, बट मिनिमम का 60 है, ये एक्सेप्शन है यहाँ। अगला देख लेते हैं, कह रहा है हमारी प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया है? यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन, रशियन या ग्लोरियस रेवोल्यूशन? तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और वहीं जो टाइप ऑफ जस्टिस नहीं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये टाइप ऑफ जस्टिस हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की अथॉरिटी किसके पास है? अब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लगती है ना, 3 ग्राउंड पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, है ना, और आर्म्ड रेबेलियन जिसको बोलते हैं ना, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था। तो ये किसके पास है भाई? पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कैबिनेट सेक्रेटरी? तो यहाँ पे आपने मतलब को इंदिरा गांधी के जी के टेन्योर से मतलब उसको कंपेयर करो आप कि इंदिरा गांधी लगाती, पर देखो प्रेसिडेंट के पास जाती कि 2 इमरजेंसी, बल्कि पहले क्या था, रिटर्न रिकमेंडेशन उनके पास नहीं थी। अब क्या है ऐसा कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, बोलेगा तो पीएम उनसे कि इमरजेंसी लगाओ, पर उसको भी कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन देनी होगी अब, है ना। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से परिवर्तन कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, बट
तभी लगा सकता है जब रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी, लिखित में मिलेगा ये कैबिनेट से, है ना, ये याद रखिएगा। और उस डिक्लेरेशन को 1 महीने के अंदर फिर पार्लियामेंट से पास भी करना होगा, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकार, उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर मॉडर्न नेम फॉर व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज नेचुरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनली राइट हुए, फंडामेंटल राइट्स क्या है भाई, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि संविधान में इनको दिया हुआ है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे अधिकारों को। आर्टिकल 12 से 35 में, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट, भाग 3 में, है ना। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। अच्छे से प्लीज़ कल का टास्क है 200 क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार।